हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार ऑलमोस्ट ईयर एंड आ चुका है और ज़्यादातर कंपनियां आपको अपने ओपिनियन पुश करेंगी कि अगला साल जो है 2022 में ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ आपको बेयर केस सिनारियो, कुछ बुल सिनारियो बताएंगे कि निफ्टी कहाँ तक जाएगी, सेंसेक्स कहाँ तक जाएगी। बिलीव मी, आपको उन सारे एडवाइजेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे मत समझिए कि कोई अगर बड़ी कंपनी आपको कोई अच्छा एडवाइस दे रही है तो वो करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्राइस सर्च करिए गोल्ड का। गोल्ड प्राइस इन यूएस डॉलर ये अभी 1700 के आसपास चल रहा है। ठीक है। जब कोरोना क्राइसिस हुआ था तो मॉर्गन स्टैनली और बड़ी सारी कंपनियों ने बोला था कि गोल्ड विल क्रॉस 3000, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। चलिए खैर, मैं आपको अपने व्यूज़ बताता हूँ और आप अपने आप ही डिसाइड करिए कि आ, आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं मार्केट में। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज आई एम बुलिश इन द मार्केट इन द नेक्स्ट ईयर, 2022। तो इसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं है मेरे दिमाग में, बट आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला ट्रिगर है वो है एक नया प्रॉफिट साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ऐसा दिस इज व्हाट आई फील। बेसिकली जो नॉमिनल जीडीपी है वो, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स दैट यू विल रीड कि वो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है विदाउट इन्फ्लेशन। ये आप देखिए, नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन, द जीडीपी एट करेंट प्राइसेस विदाउट इन्फ्लेशन। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी है, ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ये अराउंड 10% हो जाएगा इंडिया में। और अगर ये 10% होता है तो जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी रेशियो है वो अराउंड 3.5% हो जाएगा, जो हिस्टोरिकल एवरेज है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी, सॉरी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट शेयर टू जीडीपी। ये देखिए आप, प्रॉफिट शेयर टू जीडीपी। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। ये 10 ईयर के हाई पे है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स विच इज 2.63%। इसका जो एवरेज है, लॉन्ग टर्म एवरेज, विच इज अराउंड 3.5%। तो अगर ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 3.5% हो जाता है, यू नो तो जो कॉर्पोरेट जो रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं वो अराउंड 20-25%, 20 to 25% पे ग्रो करेंगे और फिर उनके स्टॉक्स ग्रो करेंगे, उनका कैश फ्लो बढ़ेगा, तो नेचुरली वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक नया प्रॉफिट साइकिल जो स्टार्ट होगा उसमें दिस लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो गवर्नमेंट जो भी बोलती है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2025 तक, 2027 तक भी हो जाए तो भी ठीक है, मार्केट शुड बी अप द नेक्स्ट ईयर। सेकेंड इज द केपेक्स जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं इंडिया में, दिस बिग बिग डायनेमिक शिफ्ट। पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रही है गवर्नमेंट, वो उसके साथ साथ जो पीएलआई स्कीम्स दे रही है गवर्नमेंट, फॉर ऑटोमोबाइल, फॉर फार्मा, फॉर टेक्सटाइल, फॉर केमिकल्स, और ये सारी चीज़ें एनर्जी में, आपका क्लाइमेट चेंज में, आपका रियल एस्टेट में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो नेचुरली काफ़ी कंपनीज, आपको पता है, जो इसका डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एल एंड टी। ओके। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब ऑलमोस्ट कोरोना ख़त्म सा हो गया है, या अभी ये ओमिक्रॉन का चल रहा है, पता नहीं वो कितना सीरियस है। फिलहाल तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक अगर आप व्यू लेते हैं तो ऑलमोस्ट इकॉनमीज खुल गए सारे। अभी रिसेंटली ट्रैवल बैन वगैरह लगा हुआ है, बट वो टेम्प्रेरी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए। तो इकॉनमीज खुल रही है, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और वो आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा। चौथा जो पॉइंट है, जो आजकल बहुत हाइप है, जो फ्रेंजी चल रही है रिटेल इन्वेस्टर में, वो है आईपीओस। जो न्यू ऑफरिंग आ रही है, जो टेक्निकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो वैल्यूएशन और पुल कर रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके मार्केट्स को इफेक्ट करती हैं, एक सेंटीमेंट को इफेक्ट करती हैं।
और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो इंडिया का इंक्लूजन हो सकता है इन दी बॉन्ड इंडेक्स। अब बॉन्ड इंडेक्स क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉर्गन स्टैनली का बॉन्ड इंडेक्स क्या है। बॉन्ड इंडेक्स बेसिकली बहुत सारी, मतलब एक इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का जिसमें बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज के जो सेंट्रल इशूड बॉन्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसका एक बास्केट होता है। तो चाइना लास्ट ईयर उसने एंट्री ले ली थी मॉर्गन स्टैनली के बॉन्ड इंडेक्स में, और इंडिया एक इट कैन मेक अ डेब्यू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है, जब ये इंडिया बॉन्ड इंडेक्स में ऐड हो जाएगा तो अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर्स FII का पैसा इंडिया में आएगा, और वो फिर प्राइजेस को और पुश करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट कोई भी इसको प्राइज नहीं कर रहा, अभी तक कोई भी नहीं कर रहा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप अराउंड 15% के आसपास का आप देख सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और फिर स्टॉक्स अकॉर्डिंगली वैसे होंगे। अब इसमें रिस्क भी है, रिस्क भी मैं बता देता हूँ। जो मेरे को लगता है जो रिस्क है इसमें, सबसे बड़ा रिस्क है यूएस का जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जो फेड हाइक है, जो फेड रेट हाइक कर रहे हैं। तो रेट हाइक से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाती है, तो बिजनेसेस को ज़्यादा प्रेशर फील होता है टू टेक न्यू लोन, और फिर वो धीरे धीरे आपके हिट करता है, पूरे एक वैल्यू चेन में हिट करता है, कि जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग ज़्यादा है तो कम बिजनेस दिल गो फॉर फंडिंग, और फिर कम आउटपुट आएगा, वो पूरा वैल्यू चेन हिट करता है। तो वो बेसिकली इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूएस में, 6.2% है नवंबर 1990 के बाद, अब जाके आया 6.2% थैंक्स टू द कोरोना, और काफ़ी ज़्यादा है, वो इंडिया से भी ज़्यादा है। तो अब मिस्टर पावल जो है फेड के जो चीफ हैं, वो इसको ठीक कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबल, जो एक रिस्क है टू द ग्लोबल इकोनॉमीज, टू द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। दूसरा रिस्क जो है वो है आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप ये समझो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, वो जितना नीचे जाएगा, लेकिन फिर जब वो ग्लट होता है, जब वो ओवर सप्लाई होने लगता है, तो वो प्राइसेस तो डाउन करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा देखा है हिस्टोरिकली कि जब भी क्रूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, या एक सप्लाई शॉक की वजह से प्राइसेस डाउन या ऊपर जो भी होते हैं, तो उसमें जनरली इकोनॉमीज हिट होते हैं हमारे जैसे। तो क्रूड एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है, एक वो। तीसरा है जो वैल्यूएशन अभी कंपनी की चल रही है, जो प्राइस टू EPS या प्राइस टू बुक है, वो अभी इतनी ओवर वैल्यूड है ना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली, कि जो डिप्रेस्ड ट्रेलिंग इनकम, जो डिप्रेस्ड ट्रेलिंग अर्निंग थी, जो पिछले साल का जो लो बेस इफेक्ट, और इस वजह से जो आपको हाई PEP दिख रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको मतलब दैट कैन स्टॉप द मार्केट फ्रॉम गोइंग फर्दर। चौथा एक न्यू कोविड वेव, जो आप सब जानते हो, विच इज़ ओमिक्रॉन। तो अभी ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं इसके बारे में, बट अगर ये सीरियस होता है तो एक सीरियस पॉइंट हो सकता है, बट लेट्स सी। और फिर पांचवा पॉइंट है कि जो इलेक्शंस हैं, वो जो यूपी और दिल्ली और स्टेट इलेक्शंस हैं, वो गवर्नमेंट को अगर डिस्टेबलाइज करता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे what I feel कि the market should do good in the year 2022। आप क्या कर सकते हैं कि आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप निफ्टी की ट्रेडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो भले ही निफ्टी वॉलेटाइल रहेगी इतनी, लेकिन वो ऑलमोस्ट आप अगर स्ट्रैडल्स भी बेचें, जैसे बेसिकली हम स्ट्रैडल्स ही बेचते हैं पूरे दिन, तो अगर आप स्ट्रैडल्स भी बेचें तो आपको आराम से FD से ज़्यादा रिटर्न तो आप सिर्फ ट्रेडिंग से ही निकाल लेते हो, 6-7% साल का, प्लस आपके स्टॉक्स का डिविडेंड आ जाता है, और प्लस आपके स्टॉक का कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। तो सारी चीज़ें अभी सेटअप है। और एक चीज़ और जो है, विच इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जो एम्प्लॉयबल एज है, एम्प्लॉयबल एज होती है फ्रॉम 16 to 64, 15 to 64, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और अगले 30-35 साल तक ऐसा रहेगा। और जब भी जिस कंट्री में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ है, तो उस कंट्री में एक स्पर्ट ऑफ ग्रोथ हुआ है,
जो भी इंडिया में 30-35 साल तक रहेगा आराम से। तो ये सारी चीज़ों को देख के वी फील कि मार्केट इज़ बुलिश, यू शुड इन्वेस्ट हेविली इन स्टॉक्स एंड यू शुड मेक सम स्ट्रैंगल्स इन निफ्टी, जिससे कि आप थोड़ा छोटा ट्रेडिंग इनकम वगैरह निकाल सकते हैं। तो यही हम करते हैं, हम किसी बड़ी कंपनी की एडवाइस तो आपको देते नहीं, हम सिंपल भाषा में आपको अपने व्यूज़ देते हैं और आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो मार्केट में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच कंटेंट। थैंक यू।